चले, अब देखो अपन ने इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया था। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं किसके मेथड से। उसमें अपन ने ये पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस में 3 फेज होते हैं, कौन कौन से? मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर ये जैसे oogenesis की। अब देखो oogenesis में हमने ये पढ़ा था कि ओवम का बनना। अब देखो oogenesis है क्या चीज, अपन ये बात करते हैं कि अब एक सवाल पूछा जाता है कि ये, चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि मान लो कि एक मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है ना, और एक मान लो कि एक फीमेल है जिसके अंदर मेन्यूपोज जो आता है 50 ईयर के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब एक 60 साल की फीमेल जो थी उनसे मैंने पूछा, आंटी जी प्रणाम, ठीक है ना, ठीक है। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आपके कितने बच्चे हैं? आंटी जी ने हमारे को बताया कि भाई, आंटी जी बोलती है कि भाई मेरे कोई बच्चे नहीं है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, आई एम वर्जिन, ठीक है ना, तो सोशल वर्कर है अपन, ठीक। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला कि मेरे एक भी बच्चा नहीं है कि और मैं वर्जिन हूँ, या फिर अपन बोलते सोशल वर्कर, सोशल वर्कर से तो कैसे पता चलेगा, जैसे ही उन्होंने बोला मेरे अनमैरिड हूँ मैं, तो मेरे को ये समझ में आया कि एज ए गायनेकोलॉजिस्ट इसकी बॉडी के अंदर, इन मैडम की बॉडी के अंदर कभी oogenesis कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब समझे क्या है? oogenesis कब कंप्लीट होता है? oogenesis तब कंप्लीट होता है जब उसके अंदर मियोटिक फर्स्ट और मियोटिक सेकंड डिवीजन पूरा हो, दूसरी चीज उसके अंदर 2 पोलर बॉडी निकले, और तीसरी चीज उसके अंदर ओवम रिलीज हो, और ओवम के अल्टीमेटली कुछ ही मिनट बाद में क्या हो जाए, कुछ समय बाद में वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाए। तो जो फीमेल जिसके अंदर कभी इंटरकोर्स नहीं हुआ, स्पर्म ने कभी फर्टिलाइज नहीं किया, तो उसके अंदर oogenesis भी कभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो oogenesis एक वो प्रोसेस है जो एम्ब्रियोनिक लाइफ से स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली जब तक फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं होती तब तक कंप्लीट नहीं होता। और किसी के अंदर अगर प्रेगनेंसी एक भी बार नहीं हो रखी है तो उसके अंदर 0 बार oogenesis कंप्लीट हुआ है। ये लाइन समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो मैं करवाऊंगा इसी बीच बीच में। तो ये चीज स्टार्ट कब होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट होती है। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब क्या चीज है कि जब बच्चा जो होता है 25वें वीक तक, 25वें वीक का मतलब ये हो गया कितना, करीब करीब 6-7वें महीने से पहले, मतलब 7वें महीने से पहले, 7वें महीने से पहले पहले उसकी जो ओवरी होती है, जैसे मान लो कि मैंने अपने वो देखा कि जो मदर थी, मदर के अंदर एक फीमेल चाइल्ड है, उसकी जो चिन्नी चिन्नी सी ओवरी के अंदर दिखाई दिया oogonia, ठीक है ना। और oogonia की अगर अपन बात करें, वो oogonia जो है 7 मंथ तक क्या करती है, अपने आप को डिवाइड करती है, और डिवाइड कर करके अपना नंबर कितना कर देती है, 7 मिलियन के आसपास में कर लेती है। तो ये सारी की सारी कहानी कब तक चल रही होती है? 25th वीक। अब मान लो कि वो फीमेल जो थी, मान लो कि एक फीमेल है जो 7 मंथ से पहले अर्ली प्रेग्नेंट है, मतलब 7 मंथ, मतलब उसको 6.5 महीने चल रहे हैं, वो मेरे पास में आई और मैंने उसको चेक किया, मतलब एज ए गायनेकोलॉजिस्ट। चेक करने के बाद में मैंने उनको बोला कि आपके जो ओवरी, मतलब आपके जो यूट्रस के अंदर जो बच्ची है उसकी ओवरी के अंदर अभी oogonia पड़ा है। कितने oogonia है? 7 मिलियन oogonia। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब मान लो कि ये जो बच्ची है इसके oogonia 25th वीक तक क्या हो गया, oogonia डिवाइड हो गया, यानी कौन सा फेज चल रहा है उसके अंदर? मल्टीप्लीकेशन फेज चल रहा है, ठीक है। तो oogonia बर्थ होने के बाद में और oogonia का क्या होता है, फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है ना। बर्थ होने के बाद में oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी बर्थ से पहले पहले अगर अपन ये बात करें, उस बच्ची के अंदर अपने oogonia का नंबर भी इंक्रीज हो जाता है और उसके अंदर ग्रोथ फेज भी आ जाती है, और oogonia किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्राइमरी oocyte के अंदर, ठीक है। ये चीज थी। तो oogenesis के दौरान क्या होता है, ये कंटिन्यू होता है अपने, अगर अपन ये बात करें 50th, अपन ये बोलते हैं कि 50th एज के अंदर। लेकिन मैंने आपको oogenesis का मतलब बता दिया है कि oogenesis का मतलब हर फीमेल के अंदर, अपन ये बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली, अपन इंडिया की अगर अपन बात करें 98% फीमेल जो होती है, फिर आप 90% फीमेल मान लो कि उनके अंदर स्टर्लिटी के चांसेस कम होते हैं। 10% के अंदर हो सकता होगा, उनमें से कुछ फीमेल्स ऐसी होगी जो अपने बाय चॉइस, ठीक है ना, नहीं मैरिड रहना, मतलब मैरिड नहीं करना चाहती। कुछ ऐसी होती है जिनके अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होती है, उसका सॉल्यूशन है। लेकिन 90% फीमेल के अंदर 1 या 2 चाइल्ड तो होते ही होते हैं, किसी के अंदर ज्यादा भी होते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि हर 90% फीमेल जो है वो एक्सपीरियंस करती है कि उसके अंदर oogenesis कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो 50th एज तक क्या होगा, 50th एज तक क्या होगा कि अगर अपन ये बात करते हैं उसके अंदर 1 या 2 बार oogenesis कंप्लीट होगा, उसका मैंने आपको मतलब बता दिया। लेकिन 50th एज के बाद में क्या होगा कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंज आएंगे।
यानी उसके अंदर हार्मोनल चेंज की वजह से उसके जितने भी, अगर अपन ये बात करें उसकी जितनी कैपेसिटी थी उस हिसाब से वो ओवम का डेवलपमेंट करेगी या फिर सेकेंडरी oocyte बनाएगी, और सेकेंडरी oocyte का धीरे धीरे क्या होगा 50th एज तक आते आते नंबर कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली हम ये बोलेंगे उसके अंदर आ जाएगा कंप्लीट अरेस्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको अपन बोलते हैं मेन्यूपोज बोलते हैं। अब देखो क्या होता है कि अगर अपन ये बात करें कि हमने कुछ एडिशनल चीजें विटामिन की बात करी थी, विटामिन ई और ए का बारे में ध्यान रखना, ये दोनों हेल्प करते हैं रिप्रोडक्टिव, अपन ये बोलते हैं कि हेल्थ के लिए काम में आते हैं गैमेटोजेनेसिस में, और अगर अपन ये बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी गैमेट के अंदर काम में आते हैं। ठीक है, चले, तो ये oogenesis है। अब आप लोग ये थोड़ा ध्यान रखना कि मल्टीप्लीकेशन फेज कहाँ पे चल रहा होगा। मल्टीप्लीकेशन फेज की अगर अपन ये बात करते हैं, ये देखो यहां से लेकर के यहां तक ये जितना फेज है ना, ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर, इंट्रा यूट्राइन लाइफ का मतलब अगर मैं यहां तक की बात करूं तो ये कितना हो गया 25th वीक, यानी 25th वीक तक प्राइमोडियल जर्म सेल जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम, यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक के बाहर जो मीजोडम्स होती है वहां पे ओरिजिन होता है, और वहां से ये मल्टीप्लाई करते करते ये अगर अपन ये बात करते हैं कि उस बच्ची की ओवरी के अंदर मल्टीप्लाई करती है और oogonia का नंबर बढ़ाती है। अब oogonia का नंबर जो होता है वो आपके बढ़ता है, लेकिन ये क्या करता है कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान, फीटल लाइफ के दौरान इसके अंदर क्या होती है, ग्रोथ फेज चलती है, और ग्रोथ फेज चल करके जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है प्राइमरी oocyte। अब वही चीज वापस देखो, वो फीमेल जो थी 6.5 मंथ की प्रेग्नेंट थी, ठीक है ना, 6.5 मंथ का मतलब कितना हो गया, या फिर 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी, वो पहले जब मेरे पास में आई तो मैंने क्या बोला उसको, तेरी ओवरी, उस बच्चे की ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, oogonia, ठीक है। लेकिन जब वो मान लो कि आप बोलो कि आप वो, मैंने उनको बोला कि भाई तुम चले जाओ, अब 10 दिन बाद में आना, यानी 7 या 15 दिन बाद में आना। जब 15 दिन बाद में आई तो मैंने उनकी जब चेक किया उस बच्ची की ओवरी के अंदर अब क्या मिलेगा, 7 मंथ के बाद में प्राइमरी oocyte मिलेगा। कौन सी फेज आ चुकी है, ग्रोथ फेज आ चुकी है, ठीक है ना। अब मैंने उस फीमेल को बोला कि अब तू सीधा उस समय पे आना जब ये बच्ची जन्म ले लेगी, और जन्म लेने के बाद में इसके अंदर प्यूबर्टी आ चुकी होगी। इतनी बात समझ में। तो जैसे ही उसने जन्म लिया तो जन्म लेते समय पे भी क्या प्रेजेंट है उसके पास में, प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte का नंबर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि LH FSH नहीं है, तो जब GnRH ही नहीं है तो FSH भी नहीं होगा। और तो कहा जाता है कि FSH के होने की वजह से ही इसके अंदर क्या होता है, आगे जाकर के डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो FSH के ना होने की वजह से मियोसिस फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट के अंदर अरेस्ट हो जाएगा। जैसे ही प्यूबर्टी आई तो FSH बढ़ा, FSH बढ़ा। इस FSH ने क्या करा कि इस मियोसिस में जो अरेस्ट था, डिप्लोटीन में था, उसको अरेस्ट को रिलीज करवाया और क्या बनवा दिया, आपके सेकेंडरी oocyte। अब देखो एक चीज नोटिस करो कि जब सेकेंडरी oocyte बन सकती थी तो आगे भी ये कंप्लीट करवा देता, इसने फिर से क्यों रोका। इतनी बात समझ में। देखो कहा जाता है, जब आप आगे जाकर के पढ़ोगे तो कहा जाता है, अच्छी बुक्स लिखती है कि ये सेकेंडरी oocyte ने फिर से मियोसिस सेकंड इसलिए कंप्लीट कराया कि अगर ये नहीं करता तो ये फीमेल खुद ही ओवम बना लेती और खुद ही बच्चा बना लेती, तो मेल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता। और इसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे बच्चे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो मेल का एग्जिस्टेंस रखने के लिए अगर मान लो मेल ही नहीं होता तो फिर क्या होता, सारी फीमेल लड़ो मरो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मेल का एग्जिस्टेंस हो, तो यानी नेचर ने बोला कि भाई फीमेल ने, जब क्या है फीमेल की बॉडी के अंदर ऐसे चेंज किया गया, नेचर ने बोला कि भाई मेल का भी तो एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। मेल का एग्जिस्टेंस आएगा तभी तो क्या होगा, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनेगा। और पहले जब हमने सबसे पहले बात ये करी थी, 3 इवेंट होते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला हम ये बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मिक्सिंग ऑफ गैमेट होगा। दूसरा हमने ये बात करते हैं कि इसके अंदर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होना चाहिए, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म नहीं होना, पार्थेनोजेनेसिस नहीं होना चाहिए इसके अंदर। पार्थेनोजेनेसिस से प्रिवेंट करने के लिए इसकी बॉडी के अंदर फिर से कुछ चेंज करवाया और मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो गया। और अब पहला, और एक चीज और सुनो, ये अपन अरेस्ट करवा क्यों रहे हैं। अगर मान लो कि इसको अरेस्ट नहीं करवाते तो फीमेल जब तक जन्म नहीं लेती उससे पहले तो उसके सारे के सारे ओवम खत्म हो जाते हैं। बात समझ में आई। ये पीरियड कितना लंबा चल रहा है, इंट्रा यूट्राइन से लेकर के प्यूबर्टी तक आप देखोगे इसका नंबर डिक्रीज होता जाएगा। एनसीईआरटी कितनी लिखती है, प्राइमरी oocyte का नंबर प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते कितना होता है, 60,000 से लेकर के 80,000 एक ओवरी के अंदर। तो 2 ओवरी में कितना हो जाएगा, 60,000 की अगर 1,20,000 से 1,60,000 के आसपास में हो गया। अब इतना ही ओवरी, अब अगर मान लो कि ये पूरा का पूरा पीरियड वो क्या होता है, धीरे धीरे FSH को ना मिलने की वजह से ये डीजनरेट होती रहती है। अगर मान लो कि इनको ये अरेस्ट नहीं करती तो ये सारी की सारी जो oocyte है ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होती है और ओवरी के अंदर बर्थ से पहले ही खत्म हो जाती। अब बर्थ के पहले ही खत्म हो जाती तो फीमेल कैसी होगी, स्टेराइल होगी। स्टेराइल होने की वजह से वो ना ही आगे जाकर के रिप्रोड्यूस कर सकती है, तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म।
तो हर किसी का एग्जिस्टेंस रहने के लिए, इवोल्यूशन होने के लिए, और अपन सबसे सुपीरियर स्पीसीज है, उसको लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए, या फिर सबसे सुपीरियर अपन फूड चेन में सबसे ऊपर आते हैं, इसलिए ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। तो और आप एक भी चीज देखो, अभी अपन ने पिछले जब अपन सेल साइकिल पढ़ते हैं तो हम मियोसिस में कितने बनाते हैं? 4, लेकिन यहां मियोसिस हो रहा है, एक ही बन रहा है। तो हम चाहते हैं कि भैया बढ़िया क्वालिटी का एग बने, ना कि चीप क्वालिटी के 4 एग बने। तो नेचर ने क्या करा, बढ़िया क्वालिटी का एग बनाया, एडिडास का एग बनाया, कि पूमा का एग, मतलब अपन बोलते हैं ना कि एडिबास का नहीं बनाया। तो हमने इसी तरीके से करा कि सबसे बढ़िया क्वालिटी का एग बने, कि तय उसमें से हम ये चाहते हैं कि एक ही स्पीसीज बने, लेकिन वो एक स्पीसीज 100 के ऊपर राज करे। अभी अपन है ना इकोसिस्टम में सबसे ऊपर, ये सारा का सारा एक तरीके से इकोलॉजिकली अपन ये बात करते हैं कि ये अपने मिक्स होता है। तो यहाँ पे एक ही अंडा बनेगा, यानी सेकेंडरी oocyte बना। अब सेकेंडरी oocyte की अगर अपन बात करते हैं तो इसका होगा क्या, अब सेकेंडरी oocyte पे ये आगे जाकर के जाइगोट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये डिसाइड कौन करेगा? स्पर्म करेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे एक पावर किसको दे दी है, अगर मान लो कि वो सेकेंडरी oocyte खुद ही मियोसिस सेकंड कंप्लीट कर लेता तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के अंदर जो अपने पास में जेनेटिक कंपोजिशन जो फीमेल का होता है वो इसके बच्चे का होता। अगर जेनेटिक कंपोजिशन फीमेल का, उसके अंदर कोई बीमारी होती तो उसकी चलने वाली पीढ़ी उसके अंदर ही होती। और अगर मान लो कि हम ये बात कर रहे हैं, ये जितने भी अंडे हैं 1,20,000 है, 1,60,000 है, अगर ये सारे के सारे अंडे एक एक अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होते तो फीमेल की एज तो कितनी हो जाती, आप ये समझ लो, 1,00,000 साल। बात समझ में है? यानी हर किसी का लाइफ स्पैन मेंटेन करने के लिए, हर चीज को मेंटेन करने के लिए ये सारा का सारा प्रोसेस फिजियोलॉजिकली डिजाइन किया गया है, जिसको आप हायर क्लास में जाके पढ़ते हो। मैंने थोड़ा बहुत आपको झलक दे दी कि सिर्फ अपने 12th के अंदर ऐसा नहीं चलता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मैंने आपको कंसेप्ट बताया। अब जैसे ही ये मेटाफेज में अटका हुआ था, ठीक है, अब मेटाफेज में अटका हुआ था तो ये क्या होता है, जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है? 14th डे पे होता है। 14th डे पे जैसे ही ओव्यूलेशन आता है वो कहां पे चला जाता है? ओवम, फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुला वाले रीजन में इंतजार कर रहा है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर, या फिर इस अपन बोलते हैं 2 दिन तक इंतजार करता है, 2 दिन में स्पर्म आया तो ये इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जैसे ही टच करता है बायोकेमिकल चेंज होता है, और बायोकेमिकल चेंज की वजह से क्या बन जाता है? ओवम। ओवम के साथ साथ में क्या बनता है? पोलर बॉडी। इस पोलर बॉडी का साइटोप्लाज्म इतना कम है, ये बनते डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। और अगर इस पोलर बॉडी की अगर अपन बात करें तो इसको देखो, ठीक है। अब एक नोटिस करना, अगर मान लो इसके अंदर 100% साइटोप्लाज्म है तो इसके अंदर 95% साइटोप्लाज्म रखा जाता है, 5% इस पे रखा जाता है। और ये कुछ ही समय बाद में या तो ये खुद को डिवाइड कर लेती है रेयरली, या फिर ये क्या कर देती है? डीजनरेट हो जाती है। इतनी बात समझ में? तो ये चीज अपन ने, लेकिन इसके पास में तो इतना कम साइटोप्लाज्म है कि इसके पास में डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं है, तो ये क्या होगी? अल्टीमेटली डीजनरेट। तो अगर आपसे ये सवाल पूछे कि कौन सी ऐसी पोलर बॉडी होती है जिसके पास में कैपेसिटी होती है डिवाइड करने के लिए? फर्स्ट, क्यों? क्योंकि उसके पास में साइटोप्लाज्म है। सेकंड वाले के पास में साइटोप्लाज्म बिल्कुल ही कम। अगर मान लो कि इसके पास में अपन ने यहाँ पे 95 था, तो अगर अपन ये बात करते हैं तो यहाँ पे तो अपन ज्यादा देंगे, यहाँ पे तो 1.5% ही आएगा, 1.25 ही आएगा। इतने कम साइटोप्लाज्म में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये रीजन समझ में आया क्यों? अगर नहीं आया तो हर बार की तरह फीमेल को ऐसा लगता है हर मंथ के अंदर कि वो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है। एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? प्रेगनेंसी की तैयारी ही है। उसमें हर बार फीमेल अपने आप को तैयार करती है कि स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज होगा, बच्चा आएगा, प्रेगनेंसी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। फर्टिलाइजेशन एक लाखों में एक, अगर अपन बात करें करोड़ों में एक स्पर्म आकर के फर्टिलाइज करता है, तो बाई चांस इवेंट होता है, वो भी एक बाई चांस होता है, ठीक है ना। तो ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte ही जो क्या होती है बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो क्या इसके अंदर oogenesis कंप्लीट हुआ? ऐसी फीमेल जिसके अंदर स्पर्म ने फर्टिलाइज ही नहीं किया उसके अंदर oogenesis कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, पहली बात ये। और अब ये बताओ कि ऐसे मेंस्ट्रुअल मतलब ऐसी फीमेल जिसके अंदर oogenesis कंप्लीट नहीं होता कभी भी, तो उसके अंदर पोलर बॉडी कितनी निकलती? एक। ऐसी फीमेल जिसके अंदर 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, तो उसके अंदर पोलर बॉडी कितनी निकली होगी? बताओ भाई। ऐसी फीमेल जिसके अंदर, अगर उन 2 केसेस की अगर अपन बात करें तो उस समय पे कितनी निकली होगी? 4, ठीक है ना, उसके पूरे लाइफ स्पैन के अंदर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, पोलर बॉडी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना आपके। तो ये चीज रहती है। देन हम ये बात करते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की। अब स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की जब अपन बात करते हैं, आलमंड शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, एब्डोमिनल रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है और मेसोवेरियम से क्या होती है? कनेक्टेड होती है। अब इस ओवरी की अगर अपन ये बात करें कि यहाँ पे जो इसकी जो लेयर होती है, जैसे कि ये जो इसकी बाहर की जो लेयर है, ये है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। इस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की अगर अपन ये बात करें, यहाँ की तरफ क्यूबॉइडल सेल की लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है।
ये चीज बात समझ में। अब एक चीज एक नोटिस करो कि इसको जर्मिनल एपिथेलियम क्यों बोल रहे हैं, जब तक तो ये तो क्या कर रही है, उस ऊगोनिया का ऊ साइड का फॉर्मेशन ही नहीं कर रही। ठीक है, रीजन समझ में आया। ये इसलिए बोलते हैं कि ये ऊगोनिया जो होता है बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके अंदर डिवीजन को रेगुलेट करने के लिए, हर चीज को रेगुलेट करने के लिए ये जर्मिनल सेल क्या करती है, कुछ अपने बात करते हैं सेल्स बनाती है जिसको हम स्ट्रोमल सेल या फिर फॉलिकुलर सेल बोलते हैं। ये स्ट्रोमल सेल, फॉलिकुलर सेल इसके ऊपर जा करके ऐसे ऐसे पत्ता गोभी की तरह स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से बना लेती है, और इसके अंदर के जो प्रोसेस होते हैं उसको रेगुलेट करने का क्या करती है, काम करती है। तो ये फॉलिकुलर सेल अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे डिवीजन को कंट्रोल कर लिए, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। लेकिन ये ट्रू जर्मिनल एपिथेलियम नहीं है। जर्मिनल क्यों बोला, क्योंकि ये कुछ डिवीजन, ये कुछ सेल बनाएगी जो इसके अराउंड में आपके चिपक जाती है और इसके डिवीजन को, इसके प्रोसेसेस को क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो मियोसिस फर्स्ट जो ऐसा थोड़ी ना होता है कि मियोसिस फर्स्ट कब पता चलेगा कि मियोसिस फर्स्ट को बंद करना है, कब पता चलेगा मियोसिस सेकंड को बंद करना है, ये फॉलिकुलर सेल डिसाइड करेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो ये जो एरिया यानी ये वाला, इसके अंदर क्या होता है, कॉर्टेक्स, और ये क्या है, मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला, ये इतना जो एरिया होता है इसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा बोलते हैं ओवरी का। तो इस स्ट्रोमा के अंदर क्या होती है, स्ट्रोमल सेल होती है, और वो स्ट्रोमल सेल क्या करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉलिकल। इस फॉलिकल जो होते हैं ये इस ऊ साइड के ऊपर क्या जाकर के अरेंज होते हैं, तो अलग अलग तरीके के फॉलिकल बनते हैं जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अगर अपन ये बात करते हैं कि जो अपने पास में यहाँ पे ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, यहाँ पे अंदर की तरफ, इसको ये जो बनी हुई होती है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कॉर्टेक्स और ये चीज रीजन होता है। फिर हम ये बात करते हैं इसके अंदर, इस ओवरी के अंदर अगर अपन ये बात करें, फॉलिकुलोजेनेसिस चलता है। ठीक है, oogenesis तो कभी स्टार्ट हो गया था, कब स्टार्ट हुआ था, इंट्रा यूट्राइन लाइफ। फॉलिकुलोजेनेसिस भी अगर अपन ये बात करें, प्राइमरी oocyte जब तक रहती है तब तक फॉलिकुलोजेनेसिस भी साथ में चल रहा होता है। तो फॉलिकुलोजेनेसिस और अपन ये बात करते हैं oogenesis, दोनों साथ में चलता है। तो फॉलिकुलोजेनेसिस होता क्या चीज है, कुल मिलाकर के ये एक तरीके का प्रोसेस है जो कि प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है, किसको, ऊगोनिया को। कैसे, जब ऊगोनिया को डेवलप करवाते हैं हम ओवा के अंदर, तो इस डेवलपमेंट वाले प्रोसेस की जब अपन बात करते हैं तो उसमें कॉर्टेक्स रीजन के अंदर, यानी कॉर्टेक्स रीजन के अंदर कुछ स्ट्रोमल सेल होती है जो स्ट्रोमा में पड़ी है, वो इसके सराउंड में जाकर चिपक जाती है और उसके प्रोटेक्शन, नरिशमेंट या फिर अपन बोलते हैं जो भी आगे का फंक्शन होगा उसको रेगुलेट करती है oocyte के उस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉलिकुलोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्ट्रोमल सेल ने क्या करा, इस ओवेरियन फॉलिकल का क्या करा, फॉर्मेशन करा, ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करा, किसके अराउंड, सराउंड कर करके oocyte के। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फॉलिकुलोजेनेसिस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई फॉलिकुलोजेनेसिस का। तो देखो फॉलिकुलोजेनेसिस की अगर अपन बात करते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो फॉलिकल बनता है उसको अपन बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल की अगर अपन ये बात करें तो प्राइमोडियल फॉलिकल का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा नंबर होता है, धीरे धीरे इसका नंबर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो प्राइमोडियल फॉलिकल की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के बाहर की तरफ क्या होता है कि कुछ फ्लैट सेल लेयर आ जाती है। ठीक है, फ्लैट सेल की लेयर आ जाती है और उससे बाहर की तरफ स्ट्रोमल लेयर आ जाती है। किसके लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, नरिशमेंट देने के लिए। ठीक है, तो कोलेजन फाइबर होता है, इसमें फाइब्रोब्लास्ट होता है और कुछ सिक्रीटरी सेल्स होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, देन इसके बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल या फिर लेट प्राइमोडियल फॉलिकल। लेट प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर क्या होता है कि ये जो अपने पास में फ्लैट सेल लेयर होती है, ये अपनी शेप चेंज कर करके कॉलमनार कन्वर्ट हो जाती है। कॉलमनार के साथ साथ में इसके अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकोपॉलीसेकेराइड की एक लेयर बनती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। नॉन सेलुलर लेयर होती है, नॉन लिविंग होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, ये और अंदर अभी भी क्या प्रेजेंट है, आपके प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। देन हम ये बात करते हैं, ये कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल का मतलब क्या होता है कि जो अपने पास में ये जो कॉलमनार सेल थी, इन्होंने क्या करा, अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया। कैसे, FSH इसको मिला। FSH के मिलने की वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे FSH बढ़ेगा तो प्राइमरी फॉलिकल का प्राइमरी फॉलिकल बनेगी। प्राइमरी फॉलिकल को थोड़ा बहुत FSH मिलने की वजह से, या फिर ये बोलते हैं कि सेल्फ मल्टीप्लिकेशन भी कर सकती है, तो ये अपने नंबर को इंक्रीज करती है। नंबर को इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पे क्या होती है, ग्रेन्युलोसा सेल। इस एक सेल को अपन क्या बोलते हैं, ये एक सेल जो होती है इसको अपन बोलते हैं, ये जो एक सेल है इसको अपन बोलेंगे ग्रेन्युलोसा सेल बोलेंगे।
और इस ग्रेन्युलोसा सेल ने क्या करा, मेम्ब्रेन बना दी, तो इस कारण से इसको अपन क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा। और अंदर की तरफ कौन सी लेयर है, जोना पेलुसिडा। अब ये मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम ये बात करते हैं कि प्यूबर्टी तक आते आते एक ओवरी के अंदर कितनी प्राइमरी फॉलिकल बच जाती है, 60,000 से लेकर के 80,000 के आसपास में। अब यही स्ट्रक्चर क्या होगा, और एफएसएच आएगा, डिफरेंशिएशन और होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में देखा जाता है कि जो अपने बाहर की तरफ ये मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा और एक और लेयर डेवलप हो जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, थीका लेयर। लेकिन ये पूरी तरीके से क्लियरली यहाँ पे विजिबल नहीं होती। अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, और यहाँ पे जो लेयर होती है मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा। ठीक है, तो यहाँ पे मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा ये यहाँ पे क्या सिक्रीट कर रही है, ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ये ईस्ट्रोजन बना रही है। और यहाँ पे ये थीका लेयर भी अल्टीमेटली थीका इंटरना जो होती है वो भी क्या करती है, ईस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करती है। तो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना यहाँ पे बनता है। तो थीका लेयर के अंदर जो इंटरना होती है ये भी क्या करती है, ईस्ट्रोजन करती है। तो अब एक चीज ध्यान रखना कि ईस्ट्रोजन दोनों से निकल रहा है, तो ज्यादा किससे निकल रहा है। ठीक है, निकलेगा जो होगा वो, अगर अपन ये बात करें, मेनली जो ईस्ट्रोजन निकलता है वो इस वाली सेल से निकलता है, इस लेयर से। मेन जो ईस्ट्रोजन है वो थीका इंटरना से निकलता है। ईस्ट्रोजन निकला। अब ईस्ट्रोजन निकलने के बाद में वो होगा क्या, यहाँ पे ईस्ट्रोजन के इफेक्ट की वजह से हम हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ेंगे, ये थीका लेयर बहुत क्लियरली विजिबल हो जाती है। ठीक है, और अंदर की तरफ ये मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा जैसे जैसे डिफरेंशिएट होती है ये सिक्रीटरी नेचर की हो जाती है और एक तरीके का लिक्विड को सिक्रीट करती है। इस पूरे के पूरे लिक्विड को अपन क्या बोलते हैं, लिक्वर फॉलिकुलाई, और अल्टीमेटली इसको अपन एक और नाम से भी जानते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा अभी भी किसको सिक्रीट कर रही है, ईस्ट्रोजन को। ईस्ट्रोजन बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि मेम्ब्रेन बढ़ेगी तो ईस्ट्रोजन भी बढ़ेगा, और थीका इंटरना भी क्या कर रही है, ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो मेन ईस्ट्रोजन कहां से निकलेगा, थीका इंटरना से। अल्टीमेटली ईस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है, मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा भी क्या करती जा रही है, मल्टीप्लाई करती जा रही है। अब ये टर्शरी फॉलिकल एक वो स्टेज होती है, अगर अपन ये बात करें टर्शरी फॉलिकल का मतलब हो गया 13वां दिन। ठीक है ना, 13वें दिन के आसपास में क्या हो जाता है कि 13वें-14 दिन के आसपास में, 13वें दिन के आसपास में टर्शरी फॉलिकल बन जाता है। ठीक है, अब टर्शरी फॉलिकल के बनते ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसके अंदर क्या बन जाता है अपने पास में, ग्राफिन फॉलिकल। तो टर्शरी फॉलिकल के समय पे होता यह है कि एफएसएच का अमाउंट जो होता है बढ़ने लगता है, और एफएसएच क्या करता है कि इन सेल को अंदर से अंदर जाने के बाद में, मतलब पहले एफएसएच कम था, अब एफएसएच का और ज्यादा अमाउंट बढ़ने की वजह से इस सेल को क्या करता है, इस सेल के अंदर जाकर के कहां पे चला जाता है, ऊ साइड के अंदर। और ऊ साइड के अंदर क्या करता है कि ये अपने पास में प्राइमरी ऊ साइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, सेकेंडरी ऊ साइड। तो कौन सी पोलर बॉडी निकलेगी यहाँ पे, फर्स्ट पोलर बॉडी निकलेगी। और फर्स्ट पोलर बॉडी का इतना कम साइटोप्लाज्म होता है तो ये या तो क्या करती है, डिवाइड कर लेती है, या कुछ समय बाद में डीजनरेट हो जाती है। अब ये एंट्रम कैविटी का फ्लूइड क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, ये इसको नीचे की तरफ धक्का देने लगता है। ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पे धक्का देने लगता है। अब यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा जो होती है ये क्या करती है, सेपरेट हो जाती है। सेपरेट कैसे होती है कि एक लेयर तो क्या बन जाती है, यहां बन जाती, ठीक है, इस तरीके से, और करीब करीब यहां पे 3 लेयर जो होती है वो इसके आसपास में बन जाती है। तो ये जो 3 लेयर जो होती है, जो ये अपने पास में 3 लेयर जो बनी है, इन 3 लेयर को अपन क्या बोलते हैं, क्यूम्यूलस ऊफोरस बोलते हैं। और इस क्यूम्यूलस ऊफोरस की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो जाकर के किसको, उसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ क्यूम्यूलस ऊफोरस। ठीक है, और वो लेयर जो कि इस क्यूम्यूलस ऊफोरस की वो लेयर जो डायरेक्टली जाकर के इस जो सबसे मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा की लेयर से कनेक्टेड होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्कस प्रोलीजीरस बोलते हैं, या फिर जम हिल नाम से बोलते हैं। और थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना क्या होती है, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट हो जाती है, और ये क्या रिलीज कर रही है, ईस्ट्रोजन रिलीज कर रही है। तो बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से, बहुत ज्यादा एफएसएच के बढ़ने की वजह से, और बहुत ज्यादा एलएच के बढ़ने की वजह से ये जो लेयर जो हो जाती है पतली हो जाती है, और ये ऊ साइड को क्या होता है कि ये ऊ साइड क्या करती है, इस ग्राफिन फॉलिकल को फाड़ते हुए, रप्चर करते हुए, ओवरी को रप्चर करते हुए बाहर निकल जाता है। बात समझ में आई। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना कि यहाँ पे एफएसएच बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, ठीक है ना, एलएच बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो एलएच जो होता है गैमेट रिलीजिंग फैक्टर होता है।
लेकिन जो एफएसएच होता है वो गैमेटोजेनिक फैक्टर होता है, यानी वो क्या करेगा, इसको गैमेट का बनाने का काम करेगा, और एलएच क्या करेगा, गैमेट रिलीज कराने का काम बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो ये ग्राफियन फॉलिकल इस तरीके से होता है। अब ग्राफियन फॉलिकल का साइज जो होता है ये आपको आंखों से दिखाई, मटर के दाने जितना बड़ा होता है, ओवरी के अंदर मटर के दाना जो होता है इतना बड़ा ग्राफियन फॉलिकल होता है। तो आराम से क्या कर सकते हैं, आप इसको पहचान सकते हैं, और हर महीने एक ही ग्राफियन फॉलिकल बनेगा और एक ही क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आगे क्या होता है। अब मान लो कि अपन 14th डे की अपन बात करते हैं जिसमें एलएच जो है बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन एफएसएच थोड़ा सा कम है। इसको कम करने वाला जो हार्मोन था, एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इनिबिन, कि हमको ज्यादा एफएसएच नहीं चाहिए, ठीक है ना, इतना ही एफएसएच चाहिए कि ताकि ये जो है ग्रोथ कर ले, और कुल मिलाकर के एलएच जो होता है वो अपन इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन पढ़ेंगे कैसे काम करता है। तो यहां से सेकेंडरी oocyte क्या करता है, इस ग्राफियन फॉलिकल उसको फाड़ करके बाहर आता है, रिलीज हुआ, पेरिटोनियम के अंदर आ गया, पेरिटोनियम एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ गया। अब ये एलएच जो रिलीज हुआ इस फिम्बरी के मूवमेंट को बढ़ा देता है। फिम्बरी के मूवमेंट जैसे ही रिलीज होता है, फिम्बरी के मूवमेंट बढ़ता है, और ये कहां पे चला जाता है, अपने उसके अंदर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, और एम्पुला वाला रीजन में इंतजार करता है। कितने दिन तक इंतजार करेगा, 2 दिन तक। तो 2 दिन तक इंतजार करने के बाद में अगर मान लो स्पर्म नहीं आया, तो ये जो अपने पास में अपने पास में ये रहता है कि ये जो सेकेंडरी oocyte जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है। इसके डीजनरेट होते ही, ठीक है ना, यहां पे अपन ये बात करते हैं, जो पीछे जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ था तो इसमें ब्लड वेसल थी, तो खून इकट्ठा हो जाता है, तो ब्लड का क्या बन जाता है, क्लॉट। अब इस ब्लड के क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसको अपन बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम। ये फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम के आने में डिसॉल्व होता है, इसमें कुछ येलोइश पिगमेंटेड सेल्स होती है, ल्यूटियल सेल्स आती है, वो जाके अरेंज होती है। ल्यूटियल सेल के अरेंज होने की वजह से ये एक तरीके का सिक्रीटरी नेचर शो करती है, और सिक्रीटरी नेचर शो करने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम एक तरीके का सिक्रीशन करता है जो कि एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। मैक्सिमम सिक्रीशन इसमें प्रोजेस्टेरोन का होता है, और कुछ सिक्रेशन इसके अंदर किसका होता है, ईस्ट्रोजन का होता है। और ये क्या प्रोजेस्टेरोन का काम होता है कि अगर मान लो कि स्पर्म आया, फर्टिलाइज हो गया, तो इसको प्रेगनेंसी को क्या करता है, 9 मंथ तक क्या करता है, मेंटेन रखता है। अगर मान लो नहीं आया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम अल्टीमेटली स्पर्म के ना आने की वजह से डीजनरेट हो जाता है, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस। इस कॉर्पस एल्बिकेंस से नो प्रोजेस्टेरोन और नो ईस्ट्रोजन, तो ना ही प्रोजेस्टेरोन होता है ना ही ईस्ट्रोजन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में, ना ही प्रोजेस्टेरोन है। अब एक चीज अपन बात करते हैं, अपन ये बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यहाँ साथ साथ में चल रहा है, अपन अलग अलग पढ़ रहे हैं लेकिन हर चीज इवेंट के हिसाब चल रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम बोलते हैं कि ब्लीडिंग जो होती है, ब्लीडिंग 5 दिन की होती है, मतलब बताते हैं, लेकिन जब कोई भी फीमेल जो होती है पहले दिन उसके अंदर कम ब्लीडिंग होती है, दूसरे दिन मैक्सिमम ब्लीडिंग होती है, लेकिन तीसरे दिन ऑटोमेटिकली वो ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाती है, 5वें दिन तक तो ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर अपन ये बात करें इतने भी। तो ऐसा कैसे हुआ, कैसे, तो ये बात होती है कि जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होता है उससे पहले ही उसके दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे तीसरे दिन एक नया फॉलिकल डेवलप होने लग जाता है। नया फॉलिकल डेवलप जैसे ही होगा, अगर अपन ये बात करें तो नया फॉलिकल का मतलब ये हो गया प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जाकर के कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल जैसे ही बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना तो ईस्ट्रोजन बढ़ा, ये ईस्ट्रोजन फिर से यूट्रस की वॉल को रिपेयर करने लग जाता है। तो जो ब्लीडिंग हो रही थी पहले ही ब्लीडिंग हो चुकी, और उसके बाद में उसको वापस से रिपेयर कर दिया, और 5वें दिन तक आते आते जो सेकेंडरी फॉलिकल पूरी तरीके से डेवलप हो गया, तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ गया। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये एक स्लो प्रोसेस है, महीना भर लगता है इसमें। कोई कैंसर तो है नहीं कि जो एक ही दिन में सेल डबल होगी। सेल अपनी नॉर्मल फेज की वजह से क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, और ह्यूमन सेल को ग्रोथ करने के लिए कितना चाहिए, 24 घंटे चाहिए, 24 घंटे चाहिए। यानी दिन ब दिन जैसे जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका नंबर बढ़ेगा, और अल्टीमेटली वो पूरे के पूरे महीने वो ईस्ट्रोजन जो बढ़ा हुआ ईस्ट्रोजन है वो इस यूट्रस को हर बार तैयार करता है, उतना ही तैयार करता है जितना वो सोचता है कि यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म आएगा और इम्प्लांटेशन होगा और मतलब अपन बोलते हैं प्रेगनेंसी होगी। तो इस तरीके से अपन ये बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, अपन स्टार्टिंग करते हैं। तो अब अगली क्लास के अंदर अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इतना जो है आप पढ़ लेना, और इसको अपन नेक्स्ट टाइम आएंगे जब इसको भी अपन साथ में रखेंगे, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने पढ़ेंगे।